Hello friends, good evening one and all. Myself Sandesh Sonar. Okay. Uh, Today is lecture number 4, chapter number 4 and laws of motion. Topic is laws of motion. कल हमने देखा we have discussed about the type of forces. There are 4 fundamental forces. उसमें पहला दो था gravitational force, second electromagnetic force, third strong nuclear force and the fourth weak nuclear force. तो हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स में जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमने डिस्कस किया जी इजिकल टू एफ इजिकल टू जी एफ एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर. उसका हमने स्टेटमेंट देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखा. ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स विच इज वीकर देन ऑल अदर फोर्सेज, फंडामेंटल फोर्सेज, एंड विच इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. राइट, वहाँ पे देयर इज नो नीड ऑफ दी टू बॉडीज टू बी इन कॉन्टैक्ट. राइट, तो हमने सब डिस्कस किया. अगर मान लो इफ यू टेक द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज 1, अगर 1 लिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विल बी द 38 टाइम्स. ओके, सो 10⁻38 टाइम्स जा रहा है, स्ट्रॉन्गर है. राइट, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमने देखा कल, एक खास बात थी, इट इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स. ओके, जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है. राइट, so electrons are revolving around the nucleus in a circular orbit because of the electrostatic force. ये भी हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहले क्या था, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग था फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अलग था. बाद में जब मैक्सवेल और माइकल फैराडे ने दोनों ने डेमोन्स्ट्रेट किया, कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, एंड देयर आफ्टर दे हैव डिसाइडेड दैट इट इज ओनली वन फोर्स, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पे भी है, if the electric charges are at rest, they experience the electrostatic force. और जब इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन में है, देन दे क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट्स व्हाई दोनों को मिला के बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ओके, तो कल हमने पूरा थ्योरी पढ़ लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, और आज देखेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक. तो लेट अस सी वन बाय वन. पहला कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे. The electric force can be attractive or repulsive. In case of gravitational force, it is only attractive, no repulsive. Right, तो ये डिफरेंस मिल गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशन में, कि ये दोनों दिखाता है. अगर लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges attract each other. This is what shows the electromagnetic force. But obey the inverse square law of distance. अगर मान लो इफ आई एम टेकिंग दी वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज, ये मान लो दो रॉड है, दोनों को रब किया. राइट, बोथ आर चार्ज बॉडीज. राइट, तो इफ आई एम सेपरेटिंग देम टुवर्ड द लॉन्गर डिस्टेंस, तो क्या होगा, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो कम हो जाएगा. इफ दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, then they will show the repulsion, more repulsion if they are like charges, and they will show more attraction if they are unlike charges. So this electromagnetic force also obeys the inverse square law of distance. जैसे कि F is inversely proportional to the square of the distance between them. तो जो कूलम्ब्स लॉ जो है आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो कूलम्बिक फोर्स जो है, that कूलम्बिक फोर्स F is equal to 1/4πε0 into Q1 Q2 upon R square. अभी इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, एप्सिलॉन वगैरह क्या है सब, लेकिन ये एक्सप्रेशन है कूलम्बिक फोर्स का. तो इसमें Q1 Q2 क्या है, चार्जेस है. 1/4 का एप्सिलॉन क्या है, जैसे कांस्टेंट है, जैसे उसमें ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, वैसे यहाँ पे भी ये कांस्टेंट है कूलम्बिक फोर्स में, एंड R इज द डिस्टेंस. तो अगर चार्जेस सेम है, चार्जेस कांस्टेंट है, राइट, तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आल्सो ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, जस्ट लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये दोनों में एक सिमिलरिटी है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, डिसिमिलरिटी क्या है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव. Got it everyone? Fine. Now the second point, second characteristic of electromagnetic force. Electromagnetic force depends on the intervening medium. Right. In case of gravitational force में क्या था, कोई भी medium हो, liquid हो, air हो, जो भी medium है, it is independent of the intervening medium. Right. उसमें gravitational force जो act होने वाला है, वो होने वाला है. लेकिन यहाँ पे जो है
यहाँ पे ये मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, वेदर द मीडियम इज डेंसर और नॉट, राइट। अगर मीडियम एयर मीडियम है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वैरी होगा। ये जो यहाँ पे जो दिया है एप्सिलॉन 0, वो फैक्टर्स की वजह से दैट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विल बी चेंज बिकॉज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अभी आप बोलोगे सर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, राइट। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जस्ट लाइक अ इंसुलेटर, राइट। दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज बॉडी के बीच में अगर इंसुलेटर रखा, तो उसके बीच में जो फोर्स एक एक्ट होने वाला है, जो एक्सपीरियंस होने वाला है, तो वो चेंज होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम और प्रेजेंस ऑफ एयर मीडियम। अगर एयर मीडियम है तो ज़्यादा फोर्स होगा, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो कम होगा। अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाट द now the fourth point is, next point is, they are long range forces same as that of the gravitational force। gravitational force भी मैंने कल बताया था कि there is a long distance between sun and earth around 150 million किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में? 150 million किलोमीटर। but still the earth experience the gravitational force of attraction due to the sun gravitational field। okay, तो सेम ईयर यहाँ पे उतना तो नहीं होगा ग्रेविटेशन फोर्स, लेकिन यहाँ पे काफी डिस्टेंस तक है। मतलब इफ यू आर टेकिंग द टू चार्जेस, अगर मान लो इफ यू आर होल्डिंग द कोम, चार्ज कोम है, कोई भी कोम को चार्ज है और वाटर टैप के पास में रखा, इफ यू आर होल्डिंग नियर द वाटर टैप, राइट, तो क्या होगा कि वो जो पानी की जो धारा है, जो फ्लो है, दैट विल अट्रैक्ट टुवर्ड द चार्ज को। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वॉशरूम में, बाथरूम में जाके जब नहाते हो तो कंघी से आप चार्ज करो उसको, लेकिन नॉट वेट एयर से, ड्राई एयर से करो उसको, अच्छी तरह उसको रगड़ लो एंड जस्ट ब्रिंग नियर दी फ्लो ऑफ वाटर, तो वाटर गेट अट्रैक्टेड। मतलब उतना डिस्टेंस जो है, इट इज स्टिल इट इज लॉन्ग रेंज कंपेयर टू दी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। बट एज कंपेयर टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स इतना लॉन्ग रेंज नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कम उससे, बट वी कैन consider it is the long range force। now question number fourth characteristic जो है, they act only when both the interacting bodies are charged। दोनों बॉडी चार्ज होने चाहिए, राइट, and they are enormously greater than gravitational force between the bodies। वो ज्यादा ही होगा जो फोर्स है, this force is greater than gravitational force। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो इंटेंसिटी है, उसका जो क्या होता है पावर है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। सो स्टूडेंट, दीज आर दी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ईच कैरेक्टरिस्टिक कैरीज हाफ मार्क, हर को एक हाफ मार्क मिल जाएगा, तो इसको अच्छी तरह आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स, थर्ड टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स, दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपको पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मान लो इफ आई एम टेकिंग दिस द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम हैविंग एट द सेंटर देयर इज अ न्यूक्लियस। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो सेंटर के अंदर जो भी पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ओके, we call it nucleons। इसको हम क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स। we call it nucleons। तो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है, राइट। तो प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज है। बट स्टिल हाउ दीज पार्टिकल्स टाइटली बाउंड टुगेदर, एक दूसरे को टाइटली बाउंड कैसे होते हैं, राइट, बिकॉज they have the strong attractive force। उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए strong attractive force होता है अंदर, and that force is known as the strong nuclear force। okay, so देखते पहला पॉइंट क्या है? the strong interaction is the force that holds the nuclei of atoms together। nuclei मतलब the particle which are present in nucleus, they are called as nuclei। okay, and since the nucleus consists of positively charged protons and neutral neutrons, the electric forces inside the nucleus are all repulsive force। yeah, why? because यहाँ पे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, बट प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट, तो उनमें कोई इतना ये अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन जो प्रोटॉन है
दूसरा जो प्रोटॉन है एक प्रोटॉन के साथ, तो बोथ प्रोटॉन्स हैविंग अ रिपल्सिव फोर्स, राइट, फिर भी वो क्यों बाहर निकल नहीं रहे, व्हाई दे आर रिमेन इनसाइड द न्यूक्लियस, बिकॉज उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए देयर इज सम चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है, जो इंडिपेंडेंट फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, एंड दैट चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस व्हिच वी कॉल द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट। और आपको पता है कि न्यूक्लियस का साइज, सॉरी एटॉम का साइज, तो एटॉम का साइज कितना है, द साइज ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर, दिस इज द साइज ऑफ एटम, ओके, एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है दैट इज 10⁻⁻15 मीटर, राइट। सो दिस इज वेरी शॉर्टेज डिस्टेंस, राइट, अभी तक मेजर किया हुआ शॉर्टेज डिस्टेंस, सो दैट इज 10⁻⁻15 मीटर, वी कॉल्ड इट फर्मी, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी या फर्मियॉन्स। जो फर्मी डिराक साइंटिस्ट था उसने ये साइज ऑफ न्यूक्लियस डिटरमाइन किया है, इसलिए उसको याद करने के लिए यहाँ पे उसके नाम पे यूनिट दिया गया फर्मी, 10⁻⁻15 मीटर मतलब 1 फर्मी, दिस इज इक्वल टू 1 फर्मी। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज एग्जिस्ट व्हेन द टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैविंग अ डिस्टेंस, राइट, हैविंग अ डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, अगर उससे ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गया या कम हो गया तो देयर विल बी रिपल्शन एंड दे मे नॉट एग्जिस्ट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मे नॉट एग्जिस्ट, ओके। सो रिपल्सिव टेंडिंग टू ब्रेक द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस को ब्रेक कर सकता है। नाउ व्हाई द न्यूक्लियस इज स्टेबल, द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई शोज दैट एन एडिशनल attractive charge independent force, right, they are showing repulsion, और जो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी चाहिए वो स्टेबिलिटी रखने के लिए वहाँ पे चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है, मस्ट बी प्रेजेंट इन न्यूक्लियर टू काउंटरैक्ट काउंटर बैलेंस करने के लिए, टू काउंटरैक्ट द कूलोम्बिक रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, इट इज न्यूट्रल, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, राइट, तो यहाँ पे चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट। सो दस दिस अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच बाइंड्स टुगेदर द न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करता है, बांध के रखता है, राइट, टाइट करके रखता है, दैट फोर्स इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन एंड दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ओके। तो फर्क समझ में आ गया आपको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इट इज इन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन दूसरे प्रोटॉन के साथ वो रिपल्शन हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं होता है, या विच टेंड्स टू ब्रेक द न्यूक्लियस, राइट, बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स, बट जो ब्रेकिंग को स्टॉप करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए वहाँ पे एक चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है न्यूक्लियॉन के अंदर, सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके बारे में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया तो भी बहुत है, ज़्यादा हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अभी लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है चारों फोर्स में से। चार जो फंडामेंटल फोर्सेस है, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो चारों में से ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। अगर कंपैरिजन करना चाहोगे तो अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर इंटेंसिटी 1 लिया, राइट, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो इंटेंसिटी दैट विल बी 10⁻40 टाइम्स ज्यादा है, 10⁻40 टाइम्स ज्यादा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में सिर्फ 100 टाइम्स का फर्क है, राइट। सो दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर दैन 10⁻2 times stronger than electromagnetic force. Again I repeat, strong nuclear force is 10⁻2 times stronger than electromagnetic force. Okay, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने टाइम स्ट्रॉन्गर है, 10⁻40 टाइम्स, 10⁻40 गुना,
ओके, उतना टाइम जो स्ट्रॉन्गर है, इससे ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वीक है, कितना वीक है। अंडरस्टूड? ओके, तो लेट अस सी द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है द स्ट्रॉन्ग, इट इज द शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज मतलब कि हम उसको देख भी नहीं सकते कितने पास पास में, राइट। तो उनका जो देखो डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कितना है, 10⁻⁻15 मीटर फर्मी न्यूक्लियस। अगर उससे ज़्यादा बढ़ गया, 10⁻16 हो गया, 10⁻18 हो गया, तो इट मे नॉट एग्जिस्ट, राइट। नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ strong nuclear force is it is dominant force about 10⁻2 times stronger than electromagnetic force. Just underline this. See, I have already explained this concept, right? So it is 10⁻2 मतलब 100 times stronger than electromagnetic force. Third characteristic क्या है, अगर मान लो distance goes beyond 3 into 10⁻15 मीटर से ज़्यादा होगा distance, right? So this force essentially become zero, मतलब 10⁻14 हो गया या 10⁻13 हो गया, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, राइट। तो अगर बढ़ेगा तो उसका जो इंटेंसिटी है किसका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, दैट विल बिकम जीरो। तो कोई उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, राइट। डिक्रीजिंग विद डिस्टेंस मच मोर रैपिडली दैन इनवर्स स्क्वायर लॉ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, राइट। मतलब जो मान लो इफ आई एम टेकिंग द टू बॉडीज, ये दो बॉडी लिया मैंने, राइट। ये दो बॉडी के बीच जो डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे, मान लो 1 मीटर 2 मीटर बढ़ा है, राइट। लेकिन इसके बीच में जो फोर्स कम हो रहा है उससे कहीं गुना ज़्यादा, इफ द टू न्यूक्लियॉन्स सेपरेटेड मोर देन 10⁻15 मीटर, तो कंपेयर टू दिस उसका जो मैग्नीट्यूड है, दैट मैग्नीट्यूड विल रैपिडली डिक्रीजेस कंपेयर टू compared to gravitational force and electromagnetic force. So this is the special type of force, that is a very strong force. Okay, so I hope you all have understood the concept of the strong nuclear force and the electromagnetic force and their comparison. मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ भी कंपैरिजन करके बता दिया है आपको। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको अच्छी तरह आंसर लिखना है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स है, दैट इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, सो उसके ऊपर रब करना पड़े भाई। weak nuclear force. जैसे हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देखा, राइट, तो इट इज द फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, दैट इज द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दिस वीक फोर्स, अभी देखो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। आपने देखा होगा जो क्वार्क्स कहते हैं, क्वार्क्स पार्टिकल, क्वार्क्स क्वार्क्स इसमें अप क्वार्क्स होते और डाउन क्वार्क्स होते। गॉड पार्टिकल आपको याद होगा कि जो बोसॉन पार्टिकल होते उसके अंदर, तो उसके बीच में जो फोर्स होता है, that is the weak nuclear force which bind the subatomic particles. Okay, तो इसमें जब भी ये weak nuclear force exert होता है, that happens due to the beta decay. जो beta decay है, रेडिएक्टिविटी आपको 10 में आपने पढ़ा होगा, ICC में या स्टेट बोर्ड में भी है। तो रेडिएक्टिव फेनोमेनन जो होते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है
रेडिएक्टिव सब्सटेंस लाइक थोरियम, पोलोनियम, यूरेनियम। तो ये जो रेडिएक्टिव सब्सटेंस है हुज एटॉमिक नंबर इज मोर देन 92 या 82, जिससे ज़्यादा होगा, हम उसको क्या कहते हैं, रेडिएक्टिव सब्सटेंस। तो उसमें जब रेडिएक्टिव डीके होता है तो रेडिएक्टिव डीके में उसमें अल्फा डीके और बीटा डीके होता है। तो अल्फा डीके मतलब इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो देयर इज अ इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, अल्फा पार्टिकल जब एमिट होगा, इमिशन ऑफ हीलियम 42 न्यूक्लियस बाहर पड़ता है। लेकिन हमको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, अल्फा पार्टिकल वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, राइट। तो वी आर कंसर्न विद बीटा डीके। तो बीटा डीके में क्या होता है कि जब प्रोटॉन्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। खाली न्यूट्रॉन कन्वर्ट नहीं होता है, इसमें पॉजिट्रॉन भी बाहर निकलते हैं, पॉजिट्रॉन, ओके, एंड प्लस एंटी न्यूट्रिनो, उसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। इस पे जो ये जो पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो, राइट, तो ये चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस होते हैं, राइट। और ये न्यूट्रॉन भी चार्जलेस है, पॉजिट्रॉन्स एंड एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो इसलिए होता है एनर्जी बैलेंस के लिए, जो लेफ्ट साइड में जो एनर्जी उसको बैलेंस करने के लिए एंटी न्यूट्रिनो इमिट होते हैं। तो जब भी बीटा डीके होता है, प्रोसेस होता है, राइट, दैट टाइम जो भी फोर्स लग रहा है उसको, दैट इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। देयर आर टू टाइप ऑफ बीटा डीके, पॉजिटिव बीटा डीके एंड नेगेटिव बीटा डीके, राइट। तो पॉजिटिव बीटा डीके जो होता है, पॉजिटिव बीटा डीके में क्या होता है, प्रोटॉन्स आर कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन्स, राइट। लेकिन खाली न्यूट्रॉन्स अलग नहीं होते, उसके बाद दे आर अकम्पनीड बाय द पॉजिट्रॉन्स। ओके, सो न्यूट्रॉन अकम्पनीड बाय पॉजिट्रॉन्स प्लस एंटी न्यूट्रिनो, राइट। और माइनस बीटा डीके जब होता है, ड्यूरिंग माइनस बीटा डीके फॉर्मेशन जिसमें होता है, तो देयर इज अ न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन प्लस यहाँ पे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। दिस इज व्हाट हैपन ड्यूरिंग द बीटा डीके। ओके, so this is the weak nuclear force. It is the interaction between subatomic particles. So let us define this weak nuclear force. The interaction between subatomic particles, that is responsible for radioactive decay of atoms, radioactive decay of atoms। लेकिन कौन से एटम्स, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के, इन पर्टिकुलरली बीटा इमिशन, इसमें इन पर्टिकुलर बीटा इमिशन मतलब इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, राइट। जब गामा पार्टिकल होता है तो कोई मतलब उसका ये रेडिएशन होता है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इमिशन मतलब हीलियम न्यूक्लियस, और बीटा इमिशन मतलब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसमें। देन वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एज वीक एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। हम बोलते हैं नाम से कि वो बहुत वीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना वीक नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है, but this weak nuclear force weaker than electromagnetic force, because the electromagnetic force is the second strongest force। पहला strongest force कौन सा है, strong nuclear force। उसके बाद जो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और थर्ड जो आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा जो है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज व्हाट द सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप के बीटा डीके होते हैं, रेडियोएक्टिव डीके, पॉजिटिव बीटा डीके जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन विद पॉजिट्रॉन इमिशन होता है। यहाँ पे मैंने जो बताया, यहाँ पे पॉजिट्रॉन इमिशन होता है। एंड बीटा डीके में, माइनस बीटा डीके में न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन
with electron emission. So this is what happen in the minus beta decay. इसका अगर एग्जांपल आपको देना है, so example of weak force is the fusion reaction in the core of the sun. तो अभी देखते हैं कि सन के अंदर क्या होता है. बच्चों आपको पता है कि सन, हाउ वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द सन. थोड़ा मैं फ्यूजन रिएक्शन के बारे में बताता हूँ आपको. व्हाट हैपन इनसाइड द सन. अगर मान लो इफ आई एम टेकिंग दिस रेड कलर सन, सन रेड होता है, ओके, दिस इज रेड सन. तो इसके अंदर व्हाट हैपेंस, देयर आर फोर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, फोर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई. न्यूक्लियस नहीं बोल सकते, प्लूरल है न्यूक्लियाई. 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई होते हैं. दे फ्यूज टुगेदर, वो दोनों फ्यूज होते हैं, राइट. लेकिन वो फ्यूज के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है. एंड दैट एनर्जी अगर चाहिए, हीट एनर्जी, राइट, तो सन के अंदर ऑलरेडी इतना टेम्परेचर है. कितना टेम्परेचर है? 10⁷ डिग्री सेल्सियस. 10⁷ डिग्री सेल्सियस मतलब 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस, राइट. हम 40 डिग्री पे पक जाते हैं, राइट. नासिक में अगर 40 डिग्री टेम्परेचर आ तो हम पक जाते हैं आलू के जैसे, राइट. लेकिन ये 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर होता है सन के अंदर. एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी हाई टेम्परेचर, these 4 hydrogen nuclei fuse together and formation of, चारों मिला के एक जो बनता है, there is a formation of 1 helium nucleus. Okay. लेकिन होता क्या है, the mass of 4 hydrogen nuclei is greater than mass of 1 helium nucleus. तो जो भी difference in mass है, the delta m, राइट. तो जो डिफरेंस इन मास है, दैट डिफरेंस इन मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. आपको पता होगा आइंस्टाइन इक्वेशन, जो आइंस्टाइन का बहुत फेमस इक्वेशन है. आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन है E = m/c². ओके. तो यहाँ पे m मतलब क्या है? दैट इज द डिफरेंस इन मास, जो डेल्टा m है यहाँ पे, इनटू c द स्पीड ऑफ लाइट. एंड वी आर गेटिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड, ऑलमोस्ट 1.7 × 10⁻17 जूल. Right? How much energy we are getting? 1.7 into 10⁻17 joule per second on the Earth's surface. इतनी एनर्जी मिलती है. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि how much amount of energy we are getting this from this. So weak force का जो example है, that is the fusion reaction in the core of the sun. Okay. So during this क्या होता है कि protons are converted into neutrons. Okay. And neutron is emitted due to the energy balance. Okay. And emission of neutrino is the evidence that there is a conversion of proton to neutron or neutron into proton. Depend करता है proton to neutron और neutron to proton, बीटा माइनस और बीटा प्लस जो प्रोसेस है वो, राइट. तो देखो यहाँ पे इसका रिएक्शन हम लिख सकते हैं, that is the neutron converted into proton, okay, plus electron plus anti-neutrino particles. Anti-neutrino, this is chargeless, a negative charge, a positive charge. Okay, so this is what happen in the मैंने बताया था जो क्वार्क पार्टिकल है यहाँ पे, राइट. इसमें डाउन क्वार्क और अप क्वार्क होते हैं, राइट. तो उतना हम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, राइट. So many types of matter become much more stable because of this weak nuclear force. Element like plutonium and uranium could be handled without protection, right? अगर ये force नहीं रहा तो, right? If this weak force were not exist, अगर ये बॉडी के अंदर, पार्टिकल अंदर, राइट, एटम के अंदर अगर ये वीक न्यूक्लियर फोर्स अगर नहीं होता तो क्या होता कि मेनी टाइप्स ऑफ मैटर वुड बिकम मोर स्टेबल एंड एलिमेंट लाइक प्लूटोनियम एंड यूरेनियम कुड बी हैंडल विदाउट प्रोटेक्शन. लेकिन आजकल आपको पता है कि प्लूटोनियम और रेडियम जो है, दे आर हाईली रेडिएक्टिव सब्सटेंस, वो रेडिएट करते हैं. वी कैनॉट टच टू दैट, उसको काफ़ी प्रोटेक्ट करता है. जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको अंडरग्राउंड बरी किया जाता है. अंडरग्राउंड बरीड करने के बाद देन ओनली वी कैन सेव आवर लाइफ, अदरवाइज उसका जो रेडिएशन है वो बाहर जाता है. ओके, विदाउट वीक फोर्स
द सन वुड सीज टू एग्जिस्ट, सन भी नहीं रहता है, तो इसलिए वीक फोर्स है, इसीलिए कि सन इज एग्जिस्टिंग. ओके, सो वीक फोर्स अलाउड द फ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टू फॉर्म ड्यूटेरियम. राइट, टू फॉर्म द ड्यूटेरियम. मैंने यहाँ पे इलियम बताया, ठीक है, ड्यूटेरियम भी फॉर्म होता है यहाँ पे इनसाइड द सन. ओके, अभी नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन जो है, ये चार जो फंडामेंटल फोर्सेस है, चार फंडामेंटल फोर्सेस में से, ओके, तो चार फंडामेंटल फोर्सेस में थे, एक क्वेश्चन आ सकता है, अमंग फोर फंडामेंटल फोर्सेस ओनली वन फोर्स गवर्न्स योर डेली लाइफ ऑलमोस्ट एंटायरली, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय स्टेटिंग दैट फोर्स. तो बच्चों, व्हाट यू थिंक कि हमारे डेली लाइफ में कौन सा फोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों फंडामेंटल फोर्स में से. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ हमको जमीन पे हम खड़े रह सकते आराम से, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स देयर इज एटमॉस्फेयर. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता, पूरा जो एयर पार्टिकल है पूरा चला जाता है यहाँ पे, देयर वुड बी नो एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ सरफेस इज ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. वो जो एयर मॉलिक्यूल्स है, जो भी एटमॉस्फेयर है, वो अर्थ को बाउंड है. हम श्वास लें, जो भी गैसेस वगैरह है सब, दे आर बाउंड टू द अर्थ सरफेस, राइट. या बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स वी आर एबल टू स्टैंड ऑन द अर्थ सरफेस. नहीं तो भी जस्ट लाइक वी विल फ्लाई इन द स्पेस, जैसे स्पेस में होता है, राइट, वहाँ पे उड़ते रहते हैं, वहाँ पे ग्रेविटी कम होती है, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, इसलिए वो दे आर नॉट एबल टू इवन ड्रिंक वाटर. वो स्पेशल कुछ पाइप लेके वो पानी पीते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आराम से ग्लास लेके हम पी सकते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. ये हुआ, ठीक है. बट व्हाट अबाउट दी अदर एक्टिविटी, जैसे कि चलना है, राइट, वी आर एबल टू वॉक. वाई वी आर एबल टू वॉक? वाई आई एम नॉट स्लाइडिंग? मैं क्यों नहीं फिसल रहा हूँ? इसलिए नहीं फिसल रहा हूँ क्योंकि मेरे पैर का सोल और जो फ्लोरिंग है, दोनों के बीच में कुछ तो फ्रिक्शन है. देयर मस्ट बी सम कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट, एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स existed between the two surfaces. Okay, so that is known as the electromagnetic force. या फिर जो भी टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग होता है, स्प्रिंग होता है, राइट, मतलब काफ़ी हम एग्जांपल दे सकते हैं, राइट. नॉर्मल रिएक्शन है, कोई भी अगर बॉडी कहीं भी रख दिया, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन जो है मेरे बॉडी पे एग्जर्ट हो रही है, आई एम एक्सर्टिंग डाउनवर्ड फोर्स, एट द सेम टाइम the earth also exert force on my body, the normal reaction. Okay, so that is one of the type of electromagnetic origin, right. Tension in the string, then elastic force, right. All these are the force. Push और pull जो है, हम किसी को push करते हैं कोई ऑब्जेक्ट को, या force in liquid जो है, force in liquid which we call viscosity, right. Viscosity हम बोलते हैं, वो भी friction in liquid होता है. तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स इन लिक्विड होता है, दैट इज आल्सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन. सो वी कैन से दैट अमंग ऑल फोर फोर्सेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज पर उस पर ज़्यादा काम चल रहा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, अभी फैन घूम रहा है, मोटर घूम रहा है. क्यों घूम रहा है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट. जो जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट. सो इट हैज़ अ वाइड एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. चलते फिरते जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. हम बाल को संवारते कंघी से, राइट, तो दैट कोम इज चार्ज, बिकम चार्ज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. हम चलते हैं, फ्रिक्शन होता है तो भी चार्ज होती बॉडी, राइट. सो इट इज वेरी मच एप्लीकेबल. नाउ अनदर क्वेश्चन विच इज गिवन इन द टेक्स्ट, फाइंड ऑड वन आउट. ओके, तो पहला क्वेश्चन है, force responsible for a string to become taut on a stretching, right. तो अभी ये जो string है, तो अभी string है, taut क्यों है? Why it is straight, right. So the tension along the string, this is the contact force, okay, and which is अंदर जो पार्टिकल होते हैं, इसके अंदर जो इंटर एटॉमिक पार्टिकल होते हैं ये स्ट्रिंग के अंदर, that particle having a repulsive force, right. That particle having a रिपल्सिव फोर्स, राइट, वो खींच रहे थे लेकिन उसको पास में लाना है, तो वो जो फोर्स है इंटर एटॉमिक फोर्स, राइट. सो दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके. सेकंड जो है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो हाउ कैन वी से डिफाइन द टर्म वेट कैसे डिफाइन कर रहे हैं? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by earth on this object. इसलिए मुझे हेवी लग रहा है,
राइट। अब ये थोड़ा हल्का है, इफ आई एम टेकिंग दिस सीजन बॉल लूंगा, अभी दोनों कंपेयर किया तो ये मुझे ज़्यादा हेवी लग रहा है। क्यों हेवी लग रहा है? बिकॉज दिस इज द वेट, इसका वेट ज़्यादा है। तो वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो तीसरा है, द फोर्स ड्यू टू विच वी कैन होल्ड एन ऑब्जेक्ट इन हैंड। कोई भी ऑब्जेक्ट हम पकड़ सकते हैं आराम से, राइट। अभी मैं आई एम एबल टू होल्ड दिस। क्यों होल्ड कर रहा हूँ? या व्हाई एम आई एबल टू होल्ड दिस? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। विदाउट फ्रिक्शन हम होल्ड ही नहीं कर सकते। कोई भी एक काम करो, मर्क्यूरी को ऐसे पकड़ने की कोशिश करो हाथ में, यू कैन नॉट होल्ड अ मर्क्यूरी इन हैंड, वो फिसल जाएगा। व्हाई? नो फ्रिक्शन एट ऑल, राइट। तो बट लेकिन हम बॉल को आराम से पकड़ सकते इसको, यू कैन इजीली होल्ड इट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। तो पहला जो टेंशन फोर्स, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग और फ्रिक्शन, ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो सेकंड था, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमने उसको ऑड वन आउट सेपरेट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक का 34 क्वेश्चन नंबर है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू योर फ्रेंड, राइट, ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में दो दोस्त लोग बैठे। इज देयर एनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यू टू? इफ सो व्हाई आर यू नॉट कमिंग टुगेदर नेचुरली? अपने आप पास में क्यों नहीं आते हो? इज एनी फोर्स अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ कमिंग इन द पिक्चर? ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट वो एक्सप्लेन नहीं होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका वैल्यू बहुत कम है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। These two friends are sitting on the ground or standing on the ground, right? तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ये ग्राउंड है, सो दे आर वेरी बाउंड टू दिस बिकॉज ऑफ दिस, ओके, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। तो दो व्हेन दे आर टचिंग, कॉन्टैक्ट फोर्स है यहाँ पे। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड इफ दे आर सस्पेंडेड इन एयर, स्टिल दे विल नॉट अट्रैक्ट। व्हाई? क्योंकि इसका मास कम है, इसका मास कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ, कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, 6 इंटू 10⁻24 kg मास है। उसमें से एक बॉडी सेलेस्टियल होनी चाहिए, यूज होनी, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी होनी चाहिए, तभी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट होता है। ये दो बॉडी में भी है बट हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। Okay, so gravitational attraction is universal. Gravitational attraction universal है. However, gravitational force between ordinary uncharged objects are marked by the frictional forces, okay, one kind or another, or by the tremendously larger force of gravitation due to the Earth. Okay, तो Earth को attach है. We do not see all ordinary objects colliding due to their mutual pulls. वो एक दूसरे को पुल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, राइट। द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द फ्रेंड्स एंड द ग्राउंड प्रिवेंट देम फ्रॉम कोलाइडिंग ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या होता है कि अभी भी मैंने बताया कि दोनों के बीच में ये अर्थ है, ग्राउंड है, ओके। तो ये दोनों के बीच में जो म्यूचुअल फोर्स है वो नीचे के साइड पे एक्ट होता है, इसलिए दे डू नॉट अट्रैक्ट, ये दोनों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट अट्रैक्ट टू ईच अदर बिकॉज दे आर वेरी बाउंड टू द अर्थ सरफेस। और अर्थ और दैट पीपल, दैट पर्सन, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज वेरी हाई मैग्नीट्यूड कंपेयर्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन these two friends. Understood?